स्टैंडर्ड साइंस फोर्थ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर। सेकेंड वीडियो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हमने क्वेश्चन बी पे स्टॉप किया था, ठीक है। क्वेश्चन बी, एम इज़ द बाइवेलेंट। तो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सी। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे सारे लेसन्स के वीडियो सीक्वेंस में अवेलेबल है। तो ये सेकेंड पार्ट है, ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट वीडियो है, ठीक है। सो सी, मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। सॉरी, पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। सो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड फॉर अ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास। रेफरेंस एटम क्यों लाना पड़ा, मतलब रेफरेंस एटम को क्यों कंसिडर करना पड़ता है एटॉमिक मास के लिए। गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट टू रेफरेंस एटम, और दो रेफरेंस एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दो। ये रेफरेंस एटम क्या है, ठीक है, और क्यों इसको कंसिडर किया जा रहा है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने बोला, ठीक है। तो आंसर सी, मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। देखो, एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है, एटम्स का मास उसके न्यूक्लियस में होता है। इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है, एटम का मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। The number Pn is called atomic mass. Now आपको समझाने के लिए, सपोज दिस इज एन एटम, ठीक है। ये सपोज ये न्यूक्लियस है सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूँ Na, ठीक है। तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट में देर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। अभी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जो सोडियम का न्यूक्लियस है, हर एलिमेंट का, हर एटम का जो मास है उसके न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूम रहे, ऑर्बिट कर रहे। देखो, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ जूम मोड में इसके लिए। सो सोडियम, दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग से लेते हैं। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को मैंने यहाँ जूम किया है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर जूम करके आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ नहीं किया। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन आसपास रहेगा, 11 हो सकता है, 12 होगा, 13 होगा। न्यूट्रॉन का नंबर वेरिएबल रहता है, ठीक है। सपोज 11 न्यूट्रॉन है, ऑलराइट। सो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो बोला जाएगा, Na का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास इज 22। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी 11 प्लस 11 कितना होता है, 22, ठीक है। आई होप आपको समझा, ऑलराइट। देखो वापस, सोडियम का या किसी का भी, आप क्लोरीन का न्यूक्लियस ले लो। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन रहते हैं और 17 न्यूट्रॉन रहते हैं। किसी क्लोरीन में 18 न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि वो उसका आइसोटोप्स है, बट जनरली आप समझ लो 17 प्रोटॉन 17 ही रहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन फिक्स है, ठीक है। न्यूट्रॉन का नंबर आगे पीछे होता है। सपोज 17 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन है क्लोरीन में। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कितना है, 17 प्लस 17 कितना होता है, 17 प्लस 17 इट्स 34, ठीक है। सो 34 रहेगा। वैसे क्लोरीन का 34 नहीं रहता है, 35 रहता है। तो दैट मीन्स 18 न्यूट्रॉन रहते हैं। 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, तो 17 प्लस 18 इट्स 35। क्लोरीन का मुझे याद है, इसके लिए बता रहा हूँ 35, ऑलराइट। सो दिस इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास म्हणजे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये जो न्यूक्लियस है वही पूरा वजन होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर किया जाता है और एक न्यूट्रॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। सो हमारा आंसर देखते हैं क्या लिखा है। या mass of atom is concentrated in its nucleus. It is the sum of proton p and neutron n. The number p plus n is called atomic mass number. इसको ही atomic mass
नंबर कहते हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, और इसी को एटॉमिक वेट भी कहते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, मैं इसके लिए बार बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एटॉमिक मास क्या है, तो आई से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पूछते हैं सर एटॉमिक वेट क्या है, फिर तो मैं बोलूँगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही एटॉमिक वेट है। ठीक है, सो इसके एक ही चीज़ के दो दो नाम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट, अब आगे आंसर रेफरेंस वाला, रेफरेंस मास। एज वी नो द एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि एटम बहुत छोटा रहता है साइज में, देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास। तो इतने छोटे एटम का मास कैसे ढूंढा जाएगा। एटम बहुत छोटे होते हैं, एटम को आप नॉर्मली देख नहीं सकते, एटम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी नहीं, एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या उससे हाई लेवल के डिवाइस लगते हैं। यानी जो जनरल आपके लैब में माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे भी एटम नहीं दिखेगा, एटम बहुत छोटा होता है। ठीक है, आंखों से तो एटम को देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, क्योंकि एटम बहुत छोटे साइज का रहता है, तो उसका मास कैसे ढूंढना, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो मास कैसे ढूंढना। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, रेफरेंस एटम, मतलब कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लाया गया था, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस एटम, क्योंकि उसका एक ही रहता है, एक ही एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो जैसे कोई भी एटम है तो उसको हाइड्रोजन का कितना टाइम होता है वो लिखा जाता था। देखो, इनिशियली हाइड्रोजन एटम बीइंग लाइटेस्ट वाज चूजन एज द रेफरेंस एटम। स्टार्ट में किसको रेफरेंस एटम चुना गया था, हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम चुना गया था। ठीक है, आगे, द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज एक्सेप्टेड एज 1, और हाइड्रोजन का रिलेटिव मास क्या था, 1। ठीक है, दिस इज हाउ रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ वेरियस एलिमेंट वर डिटरमाइन इन रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। और फिर हाइड्रोजन के रेफरेंस में रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रेफरेंस में डिटरमाइन किया जाता था। एग्जाम्पल, ठीक है, नाइट्रोजन का मास है 14, तो वो 14 क्या है, 14 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले हाइड्रोजन के एटम के हिसाब से कंसिडर किया जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन का देखना है तो 14 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट, फाइनली, लेकिन पहले ऐसा था, लेकिन अभी कार्बन को लिया जा रहा है। फाइनली द कार्बन वॉज सिलेक्टेड एज रेफरेंस एटम, लेकिन क्योंकि अभी बाद में, क्योंकि कार्बन बहुत स्टेबल है, यहाँ दिया नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो कार्बन को एज अ रेफरेंस एटम लिया जाता है। फाइनली द कार्बन वॉज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस एटम, द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम वॉज एक्सेप्टेड एज 12, और कार्बन का रिलेटिव मास क्या है, 12। तो कोई भी चीज़ को कार्बन के हिसाब से कंपेयर करेंगे। ये जो रिलेटिव मास है ना, इसको मतलब एक ऐसा एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जिससे सबको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन, कितना टाइम हाइड्रोजन है, 14 टाइम, ऐसा इनिशियली किया जाता है, लेकिन अब कार्बन से कंपेयर होगा, तो कार्बन रेफरेंस मास है एट प्रेजेंट। फाइनली अभी चल रहा है, पहले हाइड्रोजन लिया जाता था। द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम वॉज एक्सेप्टेड एज 12, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू कार्बन एटम बिकम्स 12 टाइम्स इंटू 1/12। ठीक है, तो हाइड्रोजन से कार्बन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 1/12, ऑलराइट, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास, इसको डेल्टन भी कहते हैं, डेल्टन ये यूनिट है, एटॉमिक मास का यूनिट है या मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, इसका ये यूनिट है, यूनिट, इसको कहते हैं, यू मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास, और यूनिफाइड एटॉमिक मास का दूसरा नाम है डेल्टन, DALTON। ठीक है, द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट और डेल्टन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मास दैट quantifies mass on an atomic or molecular scale। ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसका दूसरा नाम है डेल्टन, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। यूनिट मतलब, देखो आप कपड़ा लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, अंकल 1 डजन कपड़ा दो, नहीं, वी से 1 किलो कपड़ा दो, नहीं, वी से 1 मीटर कपड़ा दो, 10 मीटर कपड़ा दो। तो मीटर लेंथ का यूनिट है, कपड़ा लेंथ में मापा जाता है, लेंथ का यूनिट है मीटर। उसी तरह से जब हम लोग मार्केट में राइस लेने जाते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलते अंकल 1 डजन राइस दो या 1 मीटर राइस दो, नहीं,
चावल लेने गए आप, तो आप ये नहीं बोलोगे अंकल 1 मीटर चावल दो, नहीं, विल कॉल 1 kg राइस दो, 1 किलो चावल दो। तो हर चीज़ का एक यूनिट है, केजी, मीटर, एक्सेट्रा, ठीक है। उसी तरह से एटम के मास का यूनिट है डेल्टन, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास दैट क्वांटिफाइज मास ऑन एन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। एक यूनिफाइड एटॉमिक मास कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, ठीक है। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यानी 1U इक्वल्स टू कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, राइट। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम पर मोल। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ऐसा लिखा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, लगभग इक्वल है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल 1U, उसका सिंबल क्या है? 1U, या फिर आप DA भी लिख सकते हो, 1 यूनिट और DA, U भी लिख सकते हो आप, DA भी लिख सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल व्हाट इज मेंट बाय मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल के साथ बताओ मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल कितना होता है? तो याद रखो 1 मोल, मोल एवोग्रेडोज नंबर को, एवोग्रेडोज नंबर है, ठीक है। सॉरी, मैं आपको अच्छे से इसमें बताता हूँ, शॉर्ट में नहीं समझेगा। 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज। एक मोल, ठीक है, उसमें कुछ भी एंटिटीज हो सकती है, यानी एटम के हिसाब से हो सकता है, मॉलिक्यूल के हिसाब से हो सकता है, आयन, इलेक्ट्रॉन, रेडिकल, एक्सेट्रा, लेकिन इक्वल टू क्या रहेगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, या 6.023 इंटू 10⁻²⁵, ठीक है। अभी भी नहीं समझा, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, एक मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में, एक मोल हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा? 6.023 इंटू, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में क्या रहेगा? 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल में बोला हाइड्रोजन के तो क्या रहेगा? समझ रहे आपको? नहीं, और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आगे देखते हैं। सो 1 मोल कोई भी एंटिटीज में हो सकता है, एटम वाइज हो सकता है, मॉलिक्यूल वाइज हो सकता है, आयन वाइज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वाइज या रेडिकल वाइज हो सकता है, ठीक है। 1 मोल होता क्या है? इक्वल टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, और 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। दिस इज कॉल्ड एवोग्रेडोज नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसके हिसाब से मेजरमेंट होता है, देखते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। सब्सटेंस का मास किस में एक्सप्रेस करेंगे? मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। मोल डिफाइन द क्वांटिटी, मोल क्या है? इट्स अ क्वांटिटी ऑफ, मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी क्वांटिटी। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। एक मोल में हमेशा कितने पार्टिकल रहेंगे? 6.023, गलती से 2 लिखा है, इट्स 3, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, 2 भी लिख सकते हो, चलेगा। नो मैटर व्हाट द सब्सटेंसेस, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सिर्फ जगह 6.023, 2 लिखा है, आप 2 कर दो, चलेगा, ठीक है। 2 भी रख सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, या टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करो, 6.023 कन्फर्म है। सो अभी देखते हैं पोटेशियम के बारे में। 1 मोल ऑफ पोटेशियम एटम, एक मोल पोटेशियम एटम में क्या रहेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पोटेशियम एटम रहेंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयॉन्स, अगर एटम बोला तो 6.023 इंटू 10⁻23 पोटेशियम आयन रहेंगे, एटम्स रहेंगे। अगर आयॉन्स बोला, सेम नंबर आयॉन्स रहेंगे, ठीक है। देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल हाइड्रोजन एटम में क्या रहेगा? 6.022 इंटू 10⁻3 हाइड्रोजन एटम रहेंगे। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या रहेगा? एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहेंगे। सो दिस इज एवोग्रेडोज नंबर, और ये 1 मोल का डेफिनेशन है, ठीक है। बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट इज सम, कैलकुलेट करना है। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंड रेड्यूस देयर मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड का नाम लिखो और मॉलिक्यूलर मास ढूंढो, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है।
बस एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, या तो वैसे तो अब तक स्कूल में दिया गिविंग, स्कूल में लिख के देते सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबका एटॉमिक नंबर दिया, ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का 32 है, ठीक है, और पोटेशियम का, पोटेशियम के सिंबल है, ठीक है। देखो सबका एटॉमिक नंबर ये लिख के आता है, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूले में डालना है इसका वैल्यू और कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा करके, नो नीड टू वरी। पोटेशियम का 29 है, फिर भी मैं बोल नहीं सकता हूँ स्कूल में कैसा है, क्योंकि मैं जो स्कूल्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ वहाँ पर ये लिख के आता है हर स्कूल में। फिर भी अगर आपके स्कूल में टीचर्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको बाय करना है तो यू ऑल कैन, ठीक है। सो कार्बन का है 12, मैं सब लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर्स, दिस आर ऑल एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। ऑक्सीजन का है, यहाँ पर देख कर ही मैं लिख रहा हूँ 16, ऑक्सीजन मैं लिख चुका हूँ, सॉरी, ऑलराइट, ठीक है। इतना बस हो गया, आगे आपको Mg है, Cl है और AI है, ये सबका दिया रहेगा। तो मैं आपको इसका 2 सम करके बताता हूँ। सॉरी, सोडियम का 23 है, गलती से मैंने 11 लिख दिया, इट्स 23, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, मैंने गलती से यहाँ 11 लिख दिया, ऑलराइट। मैं नीचे लिख देता हूँ सोडियम N इज इक्वल्स टू 23, वैसे ये देते हैं, लिख कर देंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर आपको बाय ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको फर्स्ट सम नोटबुक में सॉल्व करके बताता हूँ। सो Na2SO4, ठीक है, नाम क्या है इसका, सोडियम सल्फेट, तो आपको पहले नाम लिखना है, फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सो मॉलिक्यूलर मास सोडियम Na, देखो मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को फिर पेपर वो शीट में देखना पड़ेगा। Na का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है 23, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16, ठीक है। मैंने तीनों का लिख दिया कॉपी करके, सोडियम का 23 है, सल्फर का 32 है, 16। तो हमें मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है किसका, Na2SO4 का। सो Na2 है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ Na कितना है 23, ट्वाइस ऑफ 23 क्योंकि Na 23 प्लस S कितना है, एक ही है, तो 1 टाइम्स ऑफ 32 प्लस O4, ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 टाइम्स ऑफ 16। आई होप आपको समझा, ठीक है, ऑलराइट। देखो मैंने Na2 है तो 2 टाइम्स ऑफ Na का 23 किया, प्लस S एक ही है तो 1 टाइम्स ऑफ 32 किया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16 क्योंकि ऑक्सीजन 16 है। सो नेक्स्ट 2 23s are it's 46 plus 132s are 32 plus 4 16s are 64, ऑलराइट। अभी हमें ये तीनों को ऐड करना है, तो 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना होता है, 6 to 8 प्लस 4 12, कैरी 5 3 8 8 6 14, ठीक है। तो 142 इज माई आंसर, 142, ठीक है। यू भी लिख सकते हो आप, यूनिट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप DA भी लिख सकते हो, डेल्टॉन, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, बहुत ईजी है। मैं एक और सम करके बताता हूँ आपको। सपोज फर्स्ट तो मैंने किया है, ठीक है, मैं आपको D वाला करके दिखाता हूँ, ठीक है। MgCl2, सो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम आपको लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, नाम इसका मैग्नीशियम क्लोराइड आपको लिखना है। मॉलिक्यूलर मास Mg, कितना Mg है, एक ही है, तो 1 × 24, 1 टाइम्स ऑफ 24 प्लस Cl2, Cl कितने टाइम है, ट्वाइस है, तो 2 टाइम्स ऑफ Cl यानी 35.5, ठीक है। आप अपनी स्कूल टीचर से, जो भी आपके कांटेक्ट में है, व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हो कि टीचर एटॉमिक मास दिया रहेगा कि बाय ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट 124 are 24 प्लस 2 35.5 2 जा कितना होता है 72, करके बताता हूँ आपको मैं। 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, एक कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है। सो क्या आ रहा है 71 आ रहा है, पॉइंट एक नंबर के आगे पॉइंट है, 71.0 आ रहा है, सॉरी इट्स 71.0, तो क्या आ रहा है 71, 2 35.5 2 जा करेंगे तो 71 आ रहा है। नेक्स्ट 24 प्लस 71, सो 1 प्लस 4 5 95,
95 यू भी लिख सकते हो या फिर आप डी ए भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिखना है। यूनिट एटॉमिक मास यूनिट या इसको ग्राम में लिखा जाएगा, सॉरी इट्स ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास है ना, इट्स ग्राम, ऑलराइट। ग्राम नहीं होगा, यूनिट ही होगा, यू और डेल्टॉन। यहाँ पे ग्राम दिया है तो मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक है, जस्ट चेक इट, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये मॉलिक्यूलर मास आगे आपको फाइंड करने हैं। मैंने आपको 2 का करके दिया है, 2 का समझाने के लिए मैंने आपको करके बताया है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं और आई एम श्योर ये क्वेश्चन आएंगे ही, चाहे कोई भी स्कूल हो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते ही हैं, ठीक है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, तो लॉ कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट formed due to chemical reaction and it is called the law of conservation of matter. लॉ कहता है टोटल वेट रिएक्टेंट का इक्वल रहेगा, सेम रहेगा टोटल वेट प्रोडक्ट को। सिंपल है, टोटल वेट रिएक्टेंट का टोटल इक्वल रहेगा टोटल वेट प्रोडक्ट को केमिकल रिएक्शन में, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, Na+Cl, Na+ और Cl-, सोडियम और क्लोरीन आयोनिक फॉर्म में है, और क्या फॉर्म बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम है सपोज 5 ग्राम, क्लोरीन है सपोज 6 ग्राम, टोटल कितना हुआ 11 ग्राम्स, ठीक है, वेट। और ये इसका भी कितना आएगा 11 ग्राम्स, ठीक है, इसका वेट मिला के 11 ग्राम्स है तो इसका भी वेट 11 ग्राम आएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। बहुत ईजी, ठीक है। दूसरा भी आप 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हो। इसे रिएक्टेंट कहते हैं जो लेफ्ट साइड पे रहता है, और एरो के राइट में जो फॉर्म हो रहा है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का जो भी टोटल वेट रहेगा वो इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। किसको सेम रहेगा, प्रोडक्ट के टोटल वेट को, सिंगल वेट को नहीं, टोटल वेट को, राइट। तो अब आपको ये आंसर, ये लॉ बहुत ईजिली बाय हार्ट हो जाएगा। क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है कि लेफ्ट साइड ये भी सेम है, रिएक्टेंट में जितने हैं एलिमेंट राइट में उसको मतलब प्रपोर्शन में रहेंगे। द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। कंपाउंड में जो भी सैंपल ऑफ प्रपोर्शन है फिक्स है। जैसे 1+1, एक सोडियम एक क्लोरीन, तो यहाँ पे 1+1 तो 2:2, ठीक है। इसे कहते हैं 2:2 यानी 1:1 ही होता है, ऑलराइट। नहीं समझा, कंफ्यूज मत हो, खाली इतना याद रखना है कि प्रपोर्शन इक्वल रहता है, ठीक है, प्रपोर्शन कांस्टेंट रहता है। प्रपोर्शन एलिमेंट्स का कोई भी सैंपल हो इक्वल होता है। नेक्स्ट, डिफाइन एटॉमिक मास नंबर। तो ये मैं बता चुका हूँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द सम ऑफ, सम म्हणजे प्लस, सम मीन्स प्लस, the sum of number of proton and number of neutron in the nucleus of atom is called atomic mass number, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन is called atomic mass number. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम लोग अभी कर चुके हैं, ये अभी जो हमने किया था ना, ये मॉलिक्यूलर मास है। ये जो सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का हमने किया था 2:23 जो हमने अभी नोटबुक में किया था, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। ये जो हमने किया दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो उसका डेफिनेशन लिखा है, क्या है, the molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atom in a single molecule of a substance, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा डिफाइन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन एटम सैचुरेट होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, इट्स कॉल्ड इट्स वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एलिमेंट गिव्स अवे और टेक्स अप, takes up while forming an ionic bond is called the valency. एटम सैचुरेट होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है यानी गिव अवे या टेक्स अप लेता है, एक्सेप्ट करता है, इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। लास्ट इज रेडिकल। अभी एक एटम में से आखिर आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो वो पॉजिटिव आयन यानी कटायन हो जाएगा, और आखिर उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो नेगेटिव आयन यानी अनायन होगा, ठीक है। देखो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने दे दिया तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, Na+, पॉजिटिव रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। उसने आखिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया। तो
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव रेडिकल यानी पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, कैटायन, ठीक है। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ले लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनेगा फिर क्लोरीन, Cl माइनस। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो बनेगा नेगेटिव आयन या नेगेटिव रेडिकल, उसे कहते हैं एनायन, ठीक है। सो कैटायन एंड एनायन आर टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड दैट टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन केमिकल रिएक्शन। ये दो अलग अलग एलिमेंट के पार्टिकल्स है, एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और इसी को रेडिकल कहते हैं। और देखो ये फॉर्म को रेडिकल कहते हैं। फिर क्या होगा, Na और Cl मिलकर बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा NaCl का और इसको हम लोग खाते हैं, नमक। ऑलराइट, आई होप आपको समझा। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल इसके लिए लिया जाता है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए मैं बार बार NaCl का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर इट विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने 9th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक्सेट्रा। थैंक यू।